हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। तो ये क्लास 9 का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ फॉर द सेकेंड चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चिल्ड्रन, तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, बट वो मोशन किस कारण से था, क्यों ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था, क्यों ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्यों, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कभी यूनिफॉर्म मोशन में भी रह सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड में रह सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकता है, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, और इन चीज़ों के कैलकुलेशन के बारे में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था बच्चों। तो अब देखिए, इस उन उन चीज़ों के रीजन को जानने के लिए हमारा ये सेकेंड चैप्टर है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्यों है, कब तक रहेगा, और अगर एक्सीलरेशन उसमें हुआ तो देन किस कारण से होता है बच्चों। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। अब इस चैप्टर में को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्लास 8 वाले टॉपिक को। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में भी फोर्स के बारे में। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, अब इसे हमें इस जगह से हटाना है, तो इधर से हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, कुछ एफर्ट लगाएंगे, तो उस एफर्ट के कारण क्या होगा, या ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से या तो मूव कर जाएगा, नहीं भी मूव कर सकता है चिल्ड्रन। तो ये जो एफर्ट हम लोग लगाए इसको मूव करने के लिए, वो क्या था, एक पुश था। जिधर इसे अगर हम पीछे की ओर खींचते हैं वहां भी हमने एफर्ट लगाया, बट वो एफर्ट क्या था, पुल था। तो इस तरह से पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स कहते हैं। तो द एफर्ट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट और टू ब्रिंग इट टू रेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था, जिसे थोड़ा सा अलग से हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ। तो फोर्स क्या हो गया, एक एफर्ट हुआ जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग के क्या करे, क्या क्या कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, थर्ड में डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा, फोर्थ में स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, और फिफ्थ में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दे सकता है। तो इस तरह से बच्चों वो जो एफर्ट हमने लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर, उस एफर्ट के कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं या होती हैं। हाँ, तो हम लोग फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज, कोशिश करता है, tries to change the state of rest or uniform motion, and that is known as force. उसको क्या किया, force is an external physical cause which changes or tends to change, tries to change the state of rest or uniform motion. ओके बच्चों, ऐसे तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बट यहाँ हम लोग फोर्स को दूसरे तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं इस चैप्टर में। वो देखिए क्या है, फोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, क्लास 8 में भी है ये। तो बैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे चिल्ड्रन, कि मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर
मोर देन वन फोर्स लगता है, बट देयर इज नो एनी चेंज इन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, फोर्स लगने के बाद भी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में ही है, तो उस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज को क्या कहिएगा? बैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, और बच्चों चिल्ड्रन ये फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, ये भी हमें पता है। तो हम लोग फोर्स को, जितना फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको अगर हम ऐड करते हैं और टोटल फोर्स जीरो आता है, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल पर रखा हुआ है, इधर से हम इस पर 10 न्यूटन 20 न्यूटन फोर्स लगाए इधर से, बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है टेबल पर। तो इसका मतलब क्या है? इस दोनों ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच एक फोर्स लग रहा है, इतना ही फोर्स 20 न्यूटन, जो इसको मूव नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ हमारा कितना हो गया? 20 न्यूटन प्लस माइनस 20 न्यूटन, ये दोनों मिला के कितना हो गया? जीरो। तो इस तरह से जो फोर्स लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज है, उसको कहिएगा बैलेंस्ड फोर्स। और अगर sum of all the forces acting on an object is not zero, then उस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस को कहिएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों अगर मान लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स बढ़ाते गए 20 न्यूटन से, सपोज हम यहाँ हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, अब ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड करने लगा, तो यहाँ 20 न्यूटन कौन सा फोर्स लगा था? ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच था फोर्स, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो यहाँ बच्चों जब 50 न्यूटन हमने फोर्स इधर से लगाया, तो ऑब्वियसली इधर से लगने वाले फोर्स का वैल्यू जब कम है इससे, तभी तो ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा। तो नेट फोर्स यहाँ जीरो नहीं होगा, और इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों तो अगर ध्यान दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा, और समझ जाओगे तो फिर चैप्टर बहुत आसान लगेगा, और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से सुनोगे तो चलिए, यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जब जीरो नहीं है, तब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, एक। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तीसरी बात, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। उसके बाद स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से बैलेंस फोर्स लगेगा तो ये सारा चीज होगा, मीन्स कोई चेंजेज नहीं होगा। कहने का मतलब बस एक चेंज क्या हो सकता है? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन चेंज। लाइक हम दोनों पाम के बीच एक पिलो लेके उसको दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो गया। तो वहाँ यहाँ जो हमने फोर्स लगाया वो बैलेंस्ड फोर्स था, और ऑब्जेक्ट के शेप को वो चेंज कर दिया। ठीक है चिल्ड्रन, अब यहाँ देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, तो जिस तरह का चेंज हम चाहते हैं उस तरह का चेंज हो सकता है। क्या क्या? अगर मान लेते हैं इस दीवार पर हम 50 आदमी 50 आदमी मिलके फोर्स लगाते हैं, बट देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ वॉल, तो वहाँ हमने बैलेंस फोर्स लगाया। बट अगर इसी वॉल पर हम बुलडोजर से फोर्स लगाएं तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, वहाँ अनबैलेंस फोर्स लग रहा है चिल्ड्रन। तो किसी चीज को, कोई भारी बड़ा सा कोई पत्थर का टुकड़ा है,
कोई बड़ा सा भारी सामान है, ऑब्जेक्ट है, उसको हमको मूव कराना है, तो अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं मूव करेगा। इट मीन्स कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर मान लेते हैं हम उसको ज्यादा आदमी मिलके उस पर हम फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इट मीन्स वहां हमने कैसा फोर्स लगाया? अनबैलेंस फोर्स लगाया। चिल्ड्रन, तो ध्यान से आपको इस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में रखना है कि जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर तभी उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा चिल्ड्रन अभी? फोर्स क्या है? फोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब देखो और भी एग्जाम्पल हम लोग अपने डेली लाइफ से देखते हैं बच्चों। कभी आपने टग ऑफ वार मैच देखा होगा, तो उस टग ऑफ वार मैच में होता क्या है? एक मोटा सा रोप होता है, रस्सी होता है, और उसको दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, लाइक सपोज 20 है इधर है तो 20 दूसरे टीम में भी होगा, दोनों तरफ से लोग खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कि दोनों ही टीम जब इक्वल फोर्स लगाएगा तो उस मैच का क्या होगा? टग ऑफ वार मैच का क्या होगा? वो ड्रॉ हो जाएगा, कोई भी टीम उसको नहीं पुल कर पाएगा और इस तरह से वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। और वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो कैसा फोर्स है? बैलेंस फोर्स है। बट अगर कोई एक टीम ज्यादा फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, रोप किसी एक टीम की ओर खींचा गया, तो वहां जिस टीम की ओर वो खिंचाया रोप, रस्सी, उस टीम ने उस पर ज्यादा फोर्स लगाया था, अनबैलेंस फोर्स वहां एक्ट कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट मोशन में वो रोप उस टीम की ओर खींचा गया, वो टीम विनर हो गया। सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने समझ लिया होगा बच्चों। तो चिल्ड्रन, गो ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स नाइसली। जिन्हें क्यूरियोसिटी है, जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें अच्छा लगता है इस तरह से समझाना, ध्यान से देखो, समझो, और ये मेरा अचीवमेंट होगा। लगेगा कि मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कमाया है बच्चों के लिए जो कि मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं। बच्चों, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक और टर्म देख लेते हैं। पहले समझने स्टार्ट करने के पहले एक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। वो टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया दैट मीन्स inertness. Inertness means to remain inactive, to remain as it is. That means inertia. उस टर्म को हम लोग देखते हैं। चलन इनर्शिया इनर्शिया इसका मतलब क्या हो गया? inertness, inactive or to stay as it is. ठीक है? इनर्शिया टर्म का मतलब हो गया क्या? इनर्टनेस, इनर्ट रहना, निष्क्रिय, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इनएक्टिव का भी मतलब वही है, टू स्टे एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये जो टर्म है इनर्शिया, इसका ये मतलब है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? इनर्टनेस, इनएक्टिव और टू स्टे एज इट इज। ओके, अब देखिए इस टर्म को समझते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? टू स्टे एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है।
हम तो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दैट इज इनर्टनेस। तो ये इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जो जिसके कारण ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी में वो रहना चाहता है। कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहेगा। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दैट it opposes any change in the state of rest or motion or direction is known as inertia. The property of an object to stay as it is. जैसे है वैसे ही रहना चाहता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। चिल्ड्रन, इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया का पता कैसे चलता है? कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए इनर्शिया इज द इनर्शिया गिव्स द मेजरमेंट ऑफ मास। मीन्स हम लोग कह सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। लाइक कि अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसको हमको उठाना है तो वो जल्दी उसको हम नहीं उठा पाएंगे, उसमें वो टेंडेंसी है कि वो जैसे है वैसे ही रहना चाहेगा। और वो कैसे डिसाइड होगा? उसके मास से। हाँ, तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास किसी ऑब्जेक्ट का होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। टर्म आपको नया लग रहा होगा, बट नथिंग इज लाइक दैट कि जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही होगा। बच्चों, तो लाइक मान लेते हैं हम एक कार की बात करें और एक ट्रक की बात करें, तो मास किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का। ऑब्वियसली ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं एक ट्रक रुका हुआ है और एक कार रुकी हुई है। अब दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम है कि उसको जब पुश किया जाएगा तभी वो स्टार्ट होगा। बच्चों, तो मान लेते हैं हम कार पर दो आदमी मिलके फोर्स लगाए और ट्रक पर भी लगाए। कार चलना शुरू हो गया, मतलब लुढ़कना शुरू हो गया, बट ट्रक नहीं शुरू हुआ दो आदमी से। उसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा है। चिल्ड्रन, अब देखिए इनर्शिया ये जो है ये होगा, कौन कौन सा तरह का इनर्शिया होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन inertia of direction. Inertia of direction. इनर्शिया तीन तरह का हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। इनर्शिया के साथ लगा हुआ रेस्ट, इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये जो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का, कब? जब वो रेस्ट में है, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लाइक एग्जाम्पल चिल्ड्रन, अगर वो आप किसी व्हीकल में बैठे हो और व्हीकल के साथ आपका बॉडी भी रेस्ट में है, तो व्हीकल जैसे ही स्टार्ट हुआ, चलना शुरू किया, रिकॉल करो, इमेजिन करो आपका के बॉडी में किस डायरेक्शन में जर्क होगा। गाड़ी आगे चलना शुरू की, हमारा बॉडी पीछे जर्क कर जाता है, तो वहाँ हमारा क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कार जब रुकी हुई थी, व्हीकल जब रुका हुआ था, तो हमारा बॉडी भी रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही व्हीकल स्टार्ट हुआ,
हमारे बॉडी का पार्ट जो कि व्हीकल के कांटेक्ट में था वो मोशन में आ गया, बट अपर पार्ट स्टिल वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, और इसके कारण वो पीछे झुक जाता है। इसे हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट करते हैं बच्चों। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग देखेंगे। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, इस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। लाइक अगर मूविंग व्हीकल में हम लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाया हमारा बॉडी आगे की ओर जर्क कर जाता है, झुक जाता है, तो वो हो गया हमारा क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। हमारा बॉडी पूरा बॉडी व्हीकल के साथ मोशन में है, बट जैसे ही व्हीकल पर ब्रेक लगता है हमारा बॉडी का ऊपर वाला पार्ट अभी भी मोशन में रहना चाहता है और वो आगे की ओर झुक जाता है। उसी तरह से चिल्ड्रन और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल देके नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगी, और फिर से मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यू कैन गेट बोर्ड, तो ड्यू टू दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट। अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, कभी आप जा रहे होते हैं व्हीकल से, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, तो आप क्या देखते हो, जिस डायरेक्शन जिस और व्हीकल टर्न किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बॉडी बेंड हो जाता है, झुक जाता है इधर। तो वहाँ होता क्या है कि हमारा बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर, वो व्हीकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी जाना चाहता, रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका अपोज करने के लिए हमारा बॉडी दूसरी ओर जर्क कर जाता है, तो वहाँ दूसरी ओर बेंड कर जाता है, तो वहाँ क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस तरह से चिल्ड्रन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, ये इसको एक्सप्लेन करना है। when the branch of tree is shaken, fruit and leaves get detached. दूसरा our body jerks back when the vehicle starts moving. Children, और भी एग्जाम्पल है, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ तक देखिए, जस्ट एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाती हूँ, इससे इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड। चिल्ड्रन, हमने एक ग्लास लिया है, इस पर एक पोस्ट कार्ड जैसा पेपर हमने रख दिया। अब इस पर एक मैं सिक्का रख देती हूँ बच्चों। तो क्या होगा कि जब मैं इसको क्लिक करूँगी, फोर्स अप्लाई करूँगी, तो क्या देखिएगा कि सिक्का, ये पोस्ट कार्ड, ये पेपर नीचे गिर जाता है, बट द कॉइन विल फॉल इन द ग्लास। तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं, ये कॉइन, इस पर ये पेपर है, इसको हमने ग्लास पर रख दिया, ये कॉइन है। तो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तो क्या देखोगे, कॉइन नीचे गिर गया, बट द पेपर फॉल्स डाउन, नीचे चला जाता है। तो क्योंकि सिक्का इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहना चाहता है और वो ग्लास में ही गिर जाता है बच्चों। इस तरह से हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इससे समझेंगे। ये इसमें गिर गया, पेपर नीचे गिर गया, तो इस तरह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे कि वो व्हीकल, कोई गाड़ी है बस के ऊपर या
किसी व्हीकल के ऊपर जब कोई सामान हम लोग रखते हैं तो उसे अच्छी तरह से हम रस्सी से बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्हीकल जिस समय वो रखा आया व्हीकल रेस्ट में होगा, जैसे ही व्हीकल मोशन में आएगा तो वो जो लगेज हमने रखा था वो रेस्ट में रहना चाहेगा और क्या होगा, व्हीकल आगे बढ़ गया और वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह से वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। हम लोग को क्या करना है, वो ब्लैंकेट से डस्ट निकालना है, धूल झाड़ना है, तो क्या करते हैं हम उसको हैंगर पर लटका दिए और उसको स्टिक से बीट करते हैं, तो इससे उससे डस्ट निकल जाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन सारे चीज़ों का एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं इसे यहाँ तक ही रखती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग, दोज हु आर वॉचिंग, एंड blessings to all of you, those who are watching, those who are willing to listen and understand. So thank you for watching children.